जो सुन के कांग हैरान हो जाती है और रेड उसे अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद हम 20 साल पीछे का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर रेड अपने डैड को ढूंढ रहा होता है। जहाँ रेड अपनी मॉम से पूछता है डैड कहाँ है, क्या वो फिर से बेसमेंट में काम कर रहे हैं। और उसकी मॉम अजीब सा रिप्लाई करती है, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं, इसीलिए उन्हें परेशान मत करो। जो सुन के रेड अपने डैड को देखने के लिए खिड़की के पास आ जाता है और उसे साफ करके बेसमेंट के अंदर देखने लगता है। पर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अंदर उसके डैड नहीं कोई डीमन होता है। जिसके बाद हम कांग को देखते हैं। कांग कहती है रुको, क्या तुम मुझसे कहना चाहते हो वो इंसान डायरेक्टर जॉन इल्डो थे। डैड कहता है मेरे डैड को बेसमेंट में होना चाहिए था, पर जब मैं वहां पे गया तब मैंने केवल उस राक्षस को वहां पर देखा। पर पहले मुझे इस बात पर शक था, लेकिन आपका पास देखने के बाद मुझे इस पर यकीन हो गया। जो सुन के कांग हैरान हो जाती है, यदि सच में डायरेक्टर जॉन इल्डो वही राक्षस थे तो वह वहाँ खड़े होकर मेरे परिवार को मरते हुए क्यों देखते रहे। रेड कहता है यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरे सिविल सर्वेंट बनने का यही कारण था, डायरेक्टर जॉन इल्डो के सीक्रेट को सबके सामने लाना। अगर मैं एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया तो मैं सिविल हेडक्वार्टर जाके उन पर अच्छे से नजर रख सकता हूँ। कांग कहती है लेकिन इसके लिए तुम्हारी बचपन की यादें कोई सबूत नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई और ठोस सबूत है। रेड कहता है मैं इसे साबित कर सकता हूँ, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। कांग कहती है वो क्या है। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ कांग और मारू बैठे होते हैं। तभी मारू कहता आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ। कांग कहती है मैंने पहले ही रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। मारू कहते हैं यदि ऐसी बात है तो मैं इस बेवकूफ के बेवकूफी भरे प्लान का हिस्सा क्यों बन रहा हूँ। पर तभी वहाँ डायरेक्टर आ जाते हैं। इंतजार कराने के लिए माफ करना, इस मीटिंग में तो काफी टाइम लग गया, मैंने सुना तुम लोगों को कुछ बात करनी है। मारू सब कुछ संभालने की कोशिश करता है, पर तभी रेड कहता आप वहां थे ना जब ऑफिसर कांग को पावर्स मिले थे। मारू मन में सोचता है बेवकूफ इस तरह सीधे सीधे कौन बात करता है। डायरेक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम ठीक तरह से बता सकते हो। तभी कांग कहती है उस समय वहाँ एक और राक्षस था जिसकी आंखें थी, और मैंने सुना है डायरेक्टर वो आप हैं। डायरेक्टर कहता है फिर से ऐसा लगता है तुम लोग रेड की बेवकूफी भरी बातों पे फंस गए हो। पहले तो तुमने मुझे अपनी मॉम की मौत का दोषी ठहराया, और अब तुम मुझे अपने डैड को एक राक्षस कह रहे हो। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है, डैड उसे नहीं पता था कि रेड डायरेक्टर का बेटा है। तभी रेड गुस्से में कहता है इसका मॉम से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस आपकी असली पहचान जानना चाहता हूँ। हान मारू येलो डस्ट निकालो, चलो देखते हैं डायरेक्टर की असली पहचान क्या है। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है, उस बेवकूफ ने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया था। डायरेक्टर कहता है हान मारू यदि तुमने बिना वजह येलो डस्ट निकाली तो तुम गंगबर टीम की सुरक्षा खो दोगे। जो सुन के मारू के पसीने छूटने लगते हैं, पर तभी कांग रेड को रोक लेती है। चलो इसे जाने दे, मैं अपने परिवार की मौत की सच्चाई जानना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए हान मारू का यूज करना गलत है। जो सुन के मारू को सोचने लगता है और फिर कहता है क्या आपको लगता है इससे आपको उस दिन की सच्चाई जानने में मदद मिलेगी। यदि ऐसा है तो रेड बेहतर होगा यदि तुम इसकी जिम्मेदारी लो तो। और वो येलो डस्ट निकालने लगता है। रेड कहता है बिल्कुल सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। डायरेक्टर कहते हैं मेरा सिर दर्द करने लगा है, आखिर तुम अपने फादर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रेड कहता है मैंने तुम्हें कभी अपना फादर नहीं माना, तुम ही थे जिसने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया था। और रेड अपनी पावर का यूज करके डायरेक्टर के पीछे की दीवार को तोड़ देता है और फिर तेजी से डायरेक्टर को धक्का दे देता है, जिससे डायरेक्टर नीचे गिरने लगता है। जो देखकर कांग और मारू हैरान हो जाते। कांग कहते हैं क्या तुम सच में डायरेक्टर को मारने का प्लान बना रहे हो। मारू कहता बाहर येलो डस्ट नहीं है, अब वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन रेड को खुद पे पूरा यकीन होता है, बस रुको और देखो। यहाँ डायरेक्टर अभी भी नीचे गिर रहे होते हैं, कितना बड़ा सिर दर्द है। तभी रेड को कुछ सेंस होता है वो यहाँ पे है, और हम देखते हैं उनके पीछे एक पोर्टल खुल जाता है जैसे डायरेक्टर निकलते हैं जो कि येलो डस्ट निकाल रहे होते हैं। जो देखकर कांग और मारू हैरान हो जाते हैं। मारू कहता वो येलो डस्ट निकाल रहे हैं, रेड सही था। तभी वहाँ का सोर्स सुन के हेडक्वार्टर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। चीफ कहती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये येलो डस्ट। तभी वो डायरेक्टर को देख के हैरान हो जाती है, डायरेक्टर जॉन यहाँ पे क्या चल रहा है। कांग कहती है हेडक्वार्टर चीफ मुझे डायरेक्टर जॉन के बारे में कुछ बताना है, वो मेरी परिवार की मौत में शामिल थे। पर चीफ उसकी बात पे यकीन नहीं करती, मुझे लगता है तुम तीनों जो यहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हो। तभी डायरेक्टर कहता तो क्या केवल तुम तीनों को ही मुझ पर शक था, गंगबा आइलैंड की बाकी टीम का क्या क्या उन्हें इसके बारे में पता है। पर वो लोग इसका कोई भी जवाब नहीं देते, तुम्हारी चुप्पी सब कह देते हैं, ये आजकल के बच्चे ना। और डायरेक्टर अपनी पावर को यूज करने लगता है, वो अपने हाथ को जमीन पर रख के बाकी सभी लोगों को एक सुनसान जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। और मारू डायरेक्टर की पावर को देख के बहुत हैरान होता है, आखिर हम यहाँ अचानक से कैसे टेलीपोर्ट हो गए। तभी चीफ कहते हैं डायरेक्टर ये सब क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं अपने ऑफिस को तुम्हारे खून से गंदा नहीं होने दे सकता। और वो अपना अटैक स्पेशल स्लैश तैयार करने लगता है, पर इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाता चीफ सभी को उसे डॉच करने के लिए कह देती है, और सभी लोग इस अटैक से बाल बाल बच जाते हैं। चीफ कहती है डायरेक्टर क्या आप पागल हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं मैं बेकार हिस्सों को अलग कर रहा हूँ, इन बच्चों ने बहुत कुछ देख लिया है। ये काफी शर्म की बात है कि चीफ यूयांग और डबल स्टैंडर्ड भी झमेले में फंस गए, आप लोग अब इसके खिलाफ काफी अच्छे हथियार हो सकते थे, लेकिन यहाँ हान मारू से छुटकारा पाना इतना भी बुरा नहीं है।
एबिस से निपटना सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। मारू कहता है मुझ पर एबिस की साइड लेने का आरोप क्यों लगाते रहते हैं। डायरेक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद इंसान कमजोर होते हैं इसलिए। और वो एक अटैक की तैयारी करने लगते हैं। तभी रेड और कांग के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उनका सिर अलग हो जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि वो लोग उस अटैक को नोटिस तक नहीं कर पाते हैं। पर तभी चीप अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती हैं। वो अपने हाथ को अपने सीने के अंदर घुसा देती हैं और अपने दिल को पकड़ लेती हैं, जिससे टाइम फ्रीज हो जाता है। मैं अपनी जिंदगी के 5 सालों का इस्तेमाल 5 सेकंड पीछे जाने के लिए कर रही हूँ और टाइम 5 सेकंड पीछे चला जाता है, जहाँ डायरेक्टर अपना अटैक तैयार कर रहे होते हैं। पर वो अटैक तैयार करते करते रुक जाते हैं। कोई बात नहीं, ये एक बेकार अटैक था। आपने अपनी एबिलिटी का यूज किया ना चीप यू यांग। क्या आप समय को पीछे करने के लिए अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं? जो सुन के चीप थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि डायरेक्टर को इसके बारे में कैसे पता चला। तभी मारू कहता है कैसे, मैंने अभी इन दोनों को मरते हुए देखा, ये दोनों अभी भी कैसे जिंदा हैं। जो सुन के चीप और हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर चोनिल्डो के साथ साथ हान मारू ने भी मेरी टाइम एबिलिटी को कैसे समझ लिया, उसे तो ये नहीं दिखना चाहिए था। या दूसरी तरफ डुअल स्टैंडर्ड डायरेक्टर पे अटैक कर दिया था। समय को भूल जाओ, अभी बेकार बातों का समय नहीं है, अब हम इसे और नहीं झेल सकते। और वो डायरेक्टर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहीं और टेलीपोर्ट होकर उनके अटैक से काफी आसानी से बच जाते हैं। रेड गुस्से में कहता है क्या तुमने मुझे मार दिया था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक पिता इतना नीचे कैसे गिर सकता है? और वो अपनी पावर की यूज करके डायरेक्टर का हाथ तोड़ देता है। डायरेक्टर कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। और वो रेड पे अटैक कर देता है, लेकिन कांग और मारू सही समय पे आके उसे बचा लेते हैं। मारू कहता है ध्यान दो, क्या तुम दोबारा मरना चाहते हो? तभी चीप कहती है डोर स्टैंडर्ड डायरेक्टर को जिंदा पकड़ो, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है। वो कहते हैं हमें नहीं पता कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के अलग करते हैं, जिससे बहुत सारे धागे निकलते हैं। चलो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, मैं पहले जाऊंगा। और उनमें से एक अटैक कर देता है और वो डायरेक्टर पे अटैक कर देता है, लेकिन डायरेक्टर बड़े ही आसानी से उसके सिर को ही अलग कर देता है, जो देखकर रेड कांग और मारू हैरान हो जाते हैं। लेकिन उसका कटा हुआ सही डायरेक्टर पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है और उसका सिर बात करने लगता है। हमने उसे पकड़ लिया। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है जब तक ये धागे कट नहीं जाते हम मर नहीं सकते। जो सुन के डायरेक्टर उन धागों पे ही अटैक कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करते और हाँ, इन्हें काटा नहीं जा सकता। कटे हुए सिर वाला बंदा कहता है सब कुछ के लिए शुक्रिया डायरेक्टर, लेकिन अब गुड बाय कहने का समय आ गया है। और उसका शरीर डायरेक्टर पे अटैक कर देता है। मारू कहता है डुअल स्टैंडर्ड सिबलिंग तो काफी ज्यादा कमाल के हैं। रेड कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टर से बचने के लिए अपने ब्लैक स्पेस का यूज कर सकता है। तभी कांग कहती है रुको, शायद वो कुछ और करना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों ने अपने धागों में डायरेक्टर को बांध लिया होता है और उसे बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं देते। तभी चीप कहती है यही हमारा मौका है, डायरेक्टर के हाथों को खत्म कर दो। जिस उनके कांग डायरेक्टर के एक हाथ को काट देती है और रेड अपनी पावर का यूज करके उनके दूसरे हाथ को तोड़ देता है। इससे चीप को विश्वास हो जाता है कि अब डायरेक्टर अपनी पावर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्टर येलो डस्ट का यूज करके खुद को हील करने लगता है। चीप कहती है ऑफिसर हान मारू अब उसे काट लो, इससे वो हील नहीं कर पाएगा। और मारू डायरेक्टर को काटने के लिए जाने लगता है। अरे यार मैंने पहले कभी किसी इंसान को नहीं काटा। पर तभी डायरेक्टर एक क्रीपी सी स्माइल करता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जो देखकर कुछ समय के लिए मारू के पसीने छूटने लगते हैं। रेड और कांग भी इससे काफी हैरान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं जैसी उम्मीद थी। यह मारू डायरेक्टर पे अटैक कर देता है, पर डायरेक्टर ट्रांसफॉर्म होकर उल्टा मारू पे ही अटैक कर देता है और उसे अपने ब्लैक स्पेस में समा लेता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हान मारू वो ब्लैक स्पेस में गायब हो गया। जिसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरह एक राक्षस में बदल गया है। चीप उससे पूछते हैं डायरेक्टर चोनिल्डो ये सब क्या चल रहा है? डायरेक्टर कहता है चीप यू यांग मुझे अफसोस है, मैं अपना असली रूप बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। यह रेड और कांग भी हैरान होकर सोचते हैं जैसा उम्मीद थी आखिर ये सच है। रेड कहता वो मेरा फादर नहीं है, तो फिर मेरे असली फादर के साथ क्या हुआ? किन्नर सन की बात है, मुझे उन सैनिकों से छुटकारा पाना पड़ेगा जिन्हें मैंने खुद बनाया था। जो सुन के कांग पूरी तरह टूट जाती है, तुमने किसे बनाया? ये सच नहीं हो सकता। डायरेक्टर कहता यही सच है, मैंने ही राक्षसों को तुम्हारे घर पर बुलाया था। मैंने तुम्हारा पोटेंशियल देखा था, जिससे मुझे लगा तुम एक पावरफुल एवरेज यूजर बन सकती हो। यही कारण था कि मैंने तुम्हें पावर दिलाई। जो सुन के कांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डायरेक्टर पे अटैक कर देती है। चीप उसे ऐसा करने से रोकती है, पर वो नहीं रुकती और डायरेक्टर पे अटैक कर देती है। पर इससे पहले वो अटैक डायरेक्टर को लग पाता, डायरेक्टर उल्टा कांग पे ही अटैक कर देते हैं, जिससे कांग के साथ साथ रेड भी मारा जाता है। इस अटैक में चीप भी घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का यूज करके टाइम को दोबारा रिवर्स कर देती हैं और कांग को डायरेक्टर पे अटैक करने से पहले ही रोक लेती हैं। उस पर बेवकूफी भरे तरीके से अटैक मत करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम मारी जाओगी। जिस पर कांग कहते तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चीप कहती है मुझे भी नहीं पता, जब से वो इस रूप में आया है उसकी पावर कई गुना बढ़ गई है। अब हम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, अब तो उसे समझाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी कांग कहती है नहीं रुको, अगर हमारे पास हान मारू होगा तो हम जरूर कुछ कर सकते हैं, हम उसे किस तरह से वापस ला सकते हैं। पर चीप मना कर देती है, ऐसा करना नामुमकिन है। एक बार जब कोई चीज डायरेक्टर के ब्लैक स्पेस में फंस जाती है तब उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। जिसके बाद हम हान मारू को देखते हैं जो कि ब्लैक स्पेस में अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते थक जाता है और गिर जाता है। मैं चाहे जितना दूर भागूं इसका कोई अंत ही नहीं है। तभी उसे एक लाइट दिखती है, वो क्या चीज है? और वो उस लाइट की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाके वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ एक इंसान होता है जो कि बिल्कुल डायरेक्टर चोनिल्डो की तरह लग रहा होता है। मारू कहता है डायरेक्टर चोनिल्डो क्या ये आप हैं? जिससे वो बंदा
उठ जाता है एक इंसान। आखिर एक इंसान यहाँ कैसे आ सकता है? मारू कहता है मैं यहाँ एक ऐसे व्यक्ति से लड़ते हुए फंस गया जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। आखिर वो इंसान कौन है? वो बंदा कहता है वो असल में एक राक्षस है जो कि एबिस से भाग गया है। मारू कहता है एक राक्षस, लेकिन उसकी आंखें हैं और वो बोल भी सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो 8 गॉड्स में से एक है। वो नॉर्मल राक्षस से काफी ऊपर का राक्षस है। वो उन 8 राक्षसों में से एक है जिन्हें एबिस की सुप्रीम किंग से पावर मिली है, दूसरे राक्षसों से अलग, जो केवल लोगों को मारने का काम नहीं करते। वो किसी भी काम को सोच समझ के करते हैं। उनका खुद का दिमाग है, वो खुद से सोच सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर का राक्षस सभी पर अटैक कर देता है। कांग कहते हैं चीप को बचा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी वो राक्षस उन पर अटैक कर देता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर चीप उस अटैक से बच जाती है और वो टाइम को दोबारा रिवर्स करके उन्हें जिंदा कर देती है। लेकिन कांग दोबारा मारी जाती है और चीप टाइम को दोबारा रिवर्स कर देती है और ऐसा चलता रहता है। लोग मरते रहते हैं और चीप टाइम को रिवर्स करके उन्हें जिंदा करती रहती हैं। यह असली डायरेक्टर कहते हैं सुप्रीम किंग से मिली पावर वाले राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो मैं उन 8 गॉड्स में से किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि एक नॉर्मल राक्षस एबिलिटी यूजर उनका सामना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ टाइम को बार बार रिवर्स करके चीप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो राक्षस कहता है चीप युयांग तुम कितनी बार और टाइम रिवर्स करोगी, तुम लोग हार मान के मर क्यों नहीं जाते? चीप सोचती है मैं इतने समय से क्या कर रही थी, क्या हम सच में इतने समय से राक्षस से लड़ने के लिए राक्षस का ऑर्डर मान रहे थे? वो राक्षस कहता है लगता है तुम लोग जल्दी हार नहीं मानोगे, तो फिर चलो इस खेल को और दिलचस्प बनाते हैं। और वो अपनी पावर के यूज करके वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स को ले आता है और वो सभी चारों तरफ से पोर्टल से घिर जाते हैं। तभी उन पोर्टल से राक्षस निकलने लगते हैं। दत्त तेरे की ये लोग बहुत सारे हैं। कांग कहते हैं सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ दूसरी तरफ मारू डायरेक्टर से अभी बात कर रहा होता है। मारू कहता है आखिर स्पेस राक्षस क्या करना चाहता है, आखिर 8 गॉड में से एक बाकियों से क्यों लड़ेगा? एक्टर कहता है एक बार जब वो एबिस से भाग गया तब से वो सुप्रीम किंग का दुश्मन बन गया। अब वो ह्यूमन का यूज करके एबिस के खिलाफ युद्ध करना चाहता है। जो सुन के मारू सोच में पड़ जाता है तो क्या स्पेशल सेवन सर्वेंट शुरू से स्पेस राक्षस के हाथ की कठपुतली थी? मारू कहता है तो फिर अगर हम स्पेस राक्षस को मार दे तो क्या ये वॉर रुक जाएगी? डायरेक्टर कहता है इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, एबिस के साथ वॉर पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। मारू कहता है लेकिन अभी भी अगर हम स्पेस राक्षस को मार दे तो शायद आपको आपकी बॉडी मिल जाएगी, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और वो डायरेक्टर को निकालने लगता है, पर जैसे ही वो डायरेक्टर को छूता है डायरेक्टर टूटने लगते हैं। डायरेक्टर कहते हैं मेरा दिमाग यहाँ बंद चुका है, अब मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन कोई रास्ता होगा, आपका बेटा आपका बाहर इंतजार कर रहा है। डायरेक्टर कहते हैं मेरा रेडिक 5 साल का बच्चा जैसे किंडरगार्टन में होना चाहिए वो यहाँ क्यों होगा? जो सुन के मारू हैरान हो जाता है कि आखिर वो कितने समय से यहाँ फंसे हैं। उनसे आखिरी बार बात किए हुए काफी समय हो गया है, मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे अपनी पत्नी और बेटे के पास जाना है। मारू कहता हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, पर डायरेक्टर मना कर देते हैं इस जगह से भागना नामुमकिन है। यहाँ दूसरी तरफ सभी लोग अभी भी उन राक्षस से लड़ रहे होते हैं। तभी स्पेस राक्षस कहता है तो क्या मुझे इन राक्षसों का सफाया कर देना चाहिए? और वो अपनी पावर की यूज करके सभी राक्षस को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी वो बाकी लोगों को भी खत्म करने के लिए अपने अटैक को छोटा करने लगता है। तो क्या यही हमारा अंत है? लेकिन तभी उस पोर्टल से एक इंसानी हाथ बाहर आने लगता है जो कि किसी और का नहीं मारू का होता है। वो किसी तरह उस ब्लैक स्पेस से बाहर आ जाता है। जिसे बाहर आता देख कांग के साथ साथ वो राक्षस भी हैरान हो जाता है। कांग कहती है हाँ मारू वो आखिर वहाँ से बाहर कैसे आ गया? जिसके बाद हम देखते हैं मारू वहाँ से कैसे बाहर निकला। डायरेक्टर कहते हैं यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। मारू कहता है नहीं मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी मारू के कंधे पे किसी का हाथ आता है जो कि एक डीमन होता है और वो मारू पे अटैक कर देता है, पर वो उसे एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर एक राक्षस यहाँ पे क्यों है? तभी उसे योशी की बात याद आती है। एक पोर्टल था जो कि 3 दिनों तक बंद नहीं हुआ था। योशी कहता हाँ हाल ही में बोसान ब्रांच में एक पोर्टल आया था जो कि 3 दिनों तक बंद नहीं हुआ था, जिस कारण डायरेक्टर ने उसे अपने ब्लैक स्पेस पर सील कर दिया। और योशी डायरेक्टर की तारीफ करने लगता है कि वो कितने ज्यादा कमाल के हैं। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि उस पोर्टल को ढूंढने लगता है और कुछ समय के बाद उसे वो पोर्टल मिल जाता है। मिल गया तो ये सच में यहाँ है। मुझे नहीं पता इस गेट के पीछे क्या मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। और वो उस गेट के अंदर चला जाता है जिससे वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है। ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है? पर तभी उसे कुछ होने लगता है। यहाँ की डस्ट बहुत ज्यादा मोटी है, मेरा दम घुट रहा है। पर तभी वहाँ के डीमंस को मारू के बारे में पता चल जाता है और तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। जमीन हिल क्यों रही है और ये आवाज क्या है? और वो सामने देखता है जहाँ से बहुत सारे राक्षस उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जो देखकर मारू डर जाता है और उनसे बच के भागने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना है। तभी उसे एक और पोर्टल दिखता है, रुको एक और पोर्टल, और वो बिना सोचे समझे उस पोर्टल पे जंप लगा देता है जिससे वो उन राक्षसों से बच जाता है और सीधा यहाँ पहुंच जाता है। और मारू आते साथ ही इस राक्षस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो राक्षस आसानी से मारू के अटैक से बच जाता है। लेकिन वो काफी हैरान होता है कि मारू आकर उसके ब्लैक स्पेस से कैसे बाहर निकला। साथ ही कांग और सभी लोग भी मारू को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मारू कहता है क्या सब लोग ठीक है, अब मैं इससे लड़ूंगा। रेड कहता बेवकूफी भरी बातें मत करो, तुम अकेले उसके पास तक नहीं पहुंच सकते। पर यहाँ मारू को पूरा विश्वास होता है कि वो
वो अभी उसे हरा सकता है। राक्षस कहता है हाँ मारू, आखिर तो मेरे ब्लैक स्पेस से कैसे बाहर निकले। तभी उसके पीछे के पोर्टल से एक लाइट निकलती है जो कि डार्क स्पेस राक्षस को लगती है, जिसे कि नरका किंग ने भेजा होता है। तो मैं ढूंढ लिया। स्पेस राक्षस उससे निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकल पाता और कमजोर पड़ने लगता है। मुझे इन गेट्स को बंद करना होगा और वो सभी गेट्स को बंद करने लगता है। सभी राक्षस जा रहे हैं, डायरेक्टर गेट्स को सील कर रहे हैं और स्पेस राक्षस अपनी पूरी पावर लगा के उन गेट्स को बंद कर देता है, जिससे वो अटैक रुक जाता है। मैंने अपनी पावर्स का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है जो कि मुझे एबिस के सुप्रीम किंग ने दी थी। ये सब तुम्हारी गलती है और वो मारू पर अटैक कर देता है। सभी लोग मारू को उस अटैक से बचने के लिए कहते हैं पर मारू नहीं बच पाता और उसका सिर कट जाता है, जो देखकर चीप अपनी पावर का यूज करके टाइम को रिवर्स करने लगती है पर कांग उसे रोक लेती है। चीप रुकिए, वहां पर देखिए। और हम देखते हैं मारू के एवोल्यूशन राक्षस की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसका शरीर ककून में बदल जाता है, जिससे मारू और भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होकर निकलता है और वो सीधा राक्षस पर अटैक कर देता है। पर स्पेस राक्षस मारू को दोबारा मार देता है, लेकिन मारू की पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं आखिर ये सब क्या चल रहा है। डुअल स्टैंडर को भी इस पे यकीन नहीं होता, क्या मारू सच में एक इंसान है। लेकिन रेड समझ जाता है यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ दूसरी तरफ मारू के सारे एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और वो लेवल 10 में पहुंच जाता है। डायरेक्टर मारू पर दोबारा अटैक करता है पर इस बार मारू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर उसे काटने में कामयाब हो जाता है, जिससे सभी को लगता है ये खत्म हो गया। लेकिन मारू को कुछ होने लगता है। मुझे अजीब लग रहा है, मैंने अपनी राक्षस खाने वाली एबिलिटी का यूज करने की कोशिश की लेकिन मुझे हमेशा से अलग महसूस हो रहा है। और तभी वो कहीं और चला जाता है। ये मैं कहाँ आ गया, मैं अचानक से यहाँ दोबारा कैसे आ गया। तभी उसके पीछे से स्पेस राक्षस कहता है तुम इसके लिए पछताओगे। मारू उसे देखने की कोशिश करता है पर वो उसके दूसरी तरफ चला जाता है। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम इसके लिए पछताओगे। खाने वाला राक्षस जो किसी की भी एबिलिटी को खा सकता है। तुम्हें मेरी पावर ही चुराने के लिए एबिस से धरती में भेजा गया था। तुम कितने समय तक एबिस को खुद का यूज करने दोगे? क्या तुम उस झील जैसे एबिस में वापस जाना चाहते हो, उस अंतहीन अंधेरे में जहाँ तुम लड़ते हो, मरते हो और बस यही करते रहते हो? मारू कहता मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं वहाँ क्यों जाऊंगा? राक्षस उसका गला पकड़ के कहता मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारे अंदर जो खाने वाला राक्षस है मैं उससे बात कर रहा हूँ। तुम अभी भी इस इंसानी शरीर पर कब्जा नहीं कर रहे, भले ही तुम 8 गॉड्स में से एक हो। और तभी मारू को कुछ होने लगता है। खाने वाला राक्षस बाहर आना चाहता है और मारू उसे बाहर आने से रोकने लगता है। राक्षस कहता है इससे लड़ना बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। 8 गॉड्स की पावर जिस इंसान को मिलती है लास्ट में उसका दिमाग खराब हो ही जाता है। तो मेरे साथ आ जाओ, एबिस के खिलाफ युद्ध करें। खाने वाले राक्षस तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। चलो एबिलिटी यूजर्स का यूज करके एबिस जैसी झील को डिस्ट्रॉय कर दें। और वो राक्षस मारू की बॉडी पे कब्जा करने लगता है पर मारू उसे ऐसा करने से रोक देता है, दोबारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। बेकार बात मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम इंसानों का इस्तेमाल अपने काम के लिए नहीं कर सकते और मैं राक्षस को अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं करने दूंगा। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। और मारू से काट लेता है, जिससे रियल टाइम में भी वो उस राक्षस को खाने में कामयाब हो जाता है। बेवकूफिया तुमने क्या किया मेरे साथ के बिना। और वो राक्षस खत्म होने लगता है पर मारू इससे बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रेड कुछ देख के हैरान हो जाता है, उसके रियल डैड भी इससे फ्री हो गए थे लेकिन वो मर चुके थे। ब्लू हेयर वाला बंदा कहता है क्या सब कुछ खत्म हो गया? जिस पर उसके साथ का बंदा कहता है हाँ आखिरकार किंग मारू ने ये कर ही लिया। पर डायरेक्टर की डेथ से चीफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो अब स्पेशल सिविल सर्वेंट्स का क्या होगा? जिसके बाद हम गंगा आइलैंड के डोम को देखते हैं जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। लीडर कहते हैं मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि डायरेक्टर 8 गॉड्स में से एक थे। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता था कुछ गड़बड़ है लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक राक्षस होंगे। पर डुअल स्टैंडर पूरी तरह अलग उस कमरे के कंप्लेन कर रहे होते हैं। चीफ कहते हैं टीम लीडर गोडेकमैन नहीं सीनियर, हमने पहले सभी हेडक्वार्टर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करने का प्लान बनाया था लेकिन मैंने सोचा पहले सीनियर से इस बारे में बात करना बेहतर होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लीडर कहता है जैसे ही हम इसके बारे में बताएंगे लोगों में बहुत ज्यादा डर फैल जाएगा और गवर्नमेंट भी बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। चीफ कहती है ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह खत्म हो सकता है। लीडर कहता है फिलहाल जब तक इसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता हम इसे सीक्रेट ही रखेंगे, हमें किसी भी कीमत में इस जानकारी को बाहर जाने से रोकना होगा। जिसके बाद चीफ और बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। चीफ कहती है आज के लिए काफी है, सभी लोग आराम करें, सभी ने काफी मेहनत की है। लीडर कहता है चीफ युवांग आपने भी काफी मेहनत की है लेकिन अब मुझे सीनियर मत कहना। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम मारू और रेड को देखते हैं। मारू कहता है तुम घर जाने की बजाय यहाँ क्यों सो रहे हो? रेड कहता है मेरे अंदर वापस जाने की ताकत नहीं बची, अपने कमरे में जाके सो जाओ, अगर कोई मेरे बगल में होता है तो मुझे नींद नहीं आती। मारू कहता है मेरा पूरा कमरा सामान से भरा है, मैं अक्सर यहीं सोता हूँ और मैं किसी आदमी के साथ नहीं सोना चाहता। हे क्या तुम सो गए? रेड कहता मुझसे बात मत करो। मारू कहता है नहीं, असल में मैं तुम्हारी फादर से मिला था। जो सुन के रेड जाग जाता है। मारू कहता है ऐसा लगता है वो स्पेस राक्षस के कारण ब्लैक स्पेस पर फंस गए थे, मैंने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। ये बातें सुन के रेड बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर वो दोबारा सोने लगता है। नहीं कोई बात नहीं। मारू कहता है तुम्हारी फादर को तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बहुत याद आती थी तो अब उनसे नफरत मत करो। जो सुन के रेड काफी इमोशनल हो जाता है और मारू भी सोने लगता है। मारू सोचता है अब क्या होगा और वो स्पेस राक्षस की बात को याद करने लगता है। एबिस से भेजे गए 8 गॉड्स में से एक जल्दी तुम लोगों के पास आएगा, अब से तुम्हें उनका सामना मेरे बिना ही करना
होगा, ये इंसानों का अंत है। और मारू चाप चाहता है क्या हम सच में 8 गॉड से जीत पाएंगे, उनकी पावर नॉर्मल राक्षस से बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम नर्क को देखते हैं, मेरे पास आओ जिसके पास मेरी पावर्स हैं। उनमें से एक राक्षस कहता है आखिरकार इंसानों की दुनिया में जाने का समय आ गया है। जिसके बाद हम सियोल हेडक्वार्टर को देखते हैं, डायरेक्टर चोनाल्डो मर गए, क्या बकवास है। चीफ कहते हैं मैंने पहले ही सभी को समझा दिया है, वहाँ नॉर्मल राक्षस से भी ज्यादा पावरफुल चीफ है और उन्होंने डायरेक्टर चोनाल्डो को मार दिया। बी कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि डायरेक्टर जोनाल्डो जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान मर गया है। तभी गंगबोन हेडक्वार्टर की चीफ हांगरागी कहती है चीफ बी मयोंग से कि आराम करने का समय नहीं है, हमें तुरंत नया डायरेक्टर लाना होगा और 8 कॉर्प से लड़ने की तैयारी करनी होगी। जिस पर जियोला हेडक्वार्टर का चीफ चांग पियो कहता है नहीं, इससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट को इसके बारे में कैसे बताएंगे। गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है, 8 गॉड्स आ रहे हैं। क्या तुम भूल रही हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिखरने की कगार पर है। और वो सभी लड़ने लगते हैं। चीफ कहते हैं डायरेक्टर चोनाल्डो के जाने के बाद इन लोगों पर नियंत्रण करना काफी मुश्किल है, यदि इन्हें उनके सीक्रेट के बारे में पता चलेगा तो ये लोग पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और हानमारू के बारे में भी। तभी बी कहता है मैं माफ करना, जिसकी हालत देख के चीफ हैरान हो जाती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे मैं मत कहो, मुझे चीफ कहो। खैर क्या बात है, क्या आप ठीक तरह से बता सकते हैं जिसने डायरेक्टर चोनाल्डो को मारा है वो किस तरह का चीफ है। जिसके बाद हम मारू को देखते हैं जो कि काम कर करके परेशान हो गया है। धत्तेरी की ये सब क्या चल रहा है। तभी क्यों कहती है जल्दी करो अपना काम पूरा करो, यदि तुम लोग ओवर टाइम नहीं करना चाहते तो। मारू सोचता है 8 गॉड आने वाले हैं फिर भी मैं यहाँ पे हूँ और केवल काम कर रहा हूँ, क्या ये सिविल सर्वेंट्स की नॉर्मल लाइफ है। दूसरी तरफ यून सभी पे चिल्ला रही होती है अपना काम जल्दी से पूरा करो। जिसके बाद उनका काम पूरा हो जाता है और मारू की हालत काफी खराब हो जाती है। आखिरकार ये पूरा हो गया, ये राक्षस से लड़ने से ज्यादा कठिन है। तभी लीडर कहता है सभी ने अच्छा काम किया, चलो अभी वेलकम पार्टी करते हैं। वेलकम पार्टी पर आखिर किसकी। जिसके बाद हम दोबारा गंगा आइलैंड के डोंग को देखते हैं जहाँ रेड और यूसी भी रहने के लिए आ गए थे। लीडर कहता है हमें 8 गॉड से लड़ने के लिए तैयारी करनी है, इसलिए अब से ये भी हमारे साथ रहेंगे। ऊपर वाला कमरा खाली है, तुम दोनों आराम से रह सकते हो। जो सुन के मारू खुश हो जाता है, रुको तो क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ। लीडर कहता है क्यों, क्या तुम मेरे साथ इस कमरे में नहीं रहना चाहते। मारू सोचता है क्यों, क्या इसे सच में इसके बारे में नहीं पता, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर रेड टीम लीडर के साथ इस कमरे में रहेगा, पर रेड उसे पकड़ लेता है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें सुअर के बारे में रहना चाहिए। लीडर कहता है सुअर का बाड़ा, तो फिर तुम तीनों रॉक पेपर सीजर से फैसला क्यों नहीं कर लेते। जो सुन के यूसी हैरान हो जाता है, आपका मतलब मैं भी। जिसके बाद वो लोग रॉक पेपर सीजर करने लगते हैं, यदि तुम नहीं खेले तो तुम हार जाओगे। और आखिर में यूसी इसमें हार जाता है और अब उसे टीम लीडर के साथ ही रहना होगा। और रेड और मारू वहाँ से ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। मारू सोचता है मैं इसके बारे में सोचूं तो इस आदमी के साथ एक ही कमरे में रहना थोड़ा सा अजीब है। डायरेक्टर चोनाल्डो की मौत के बाद से वो काफी उदास लग रहा है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पर तभी डोरबेल बजने लगती है। मारू दरवाजा खोल कर देखता है और बाहर गंगा आइलैंड टीम के बाकी मेंबर्स होते हैं जो कि वहाँ वेलकम पार्टी करने के लिए आए होते हैं। मारू कहता है मुझे नहीं लगता वेलकम पार्टी की जरूरत है। यून कहती है तुम कितने बेवकूफ हो, हम यहाँ किसी का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मारू सोचता है तो ये बात है, गंगा आइलैंड टीम के मेंबर सच में काफी अच्छे हैं। जिसके बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं जहाँ वो गंदगी भी कर रहे होते हैं, लेकिन रेड को गंदगी पसंद नहीं होती और वो सारी गंदगी को अकेले ही साफ कर रहा होता है। जिसे देख के यून कहती है ऐसा लगता है रेड पहले जैसा हो रहा है, पर मारू को ऐसा नहीं लगता पहले जैसा। तभी उसे कांग का याद आता है, ऑफिसर कांग कहाँ है, और वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है जो कि एक बालकनी में खड़ी होती है। ऑफिसर कांग आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। कांग कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी साफ हवा ले रही हूँ। मारू कहता है क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही। कांग कहती है असल में जिस राक्षस ने मेरे परिवार को मारा था वो चला गया है, तो मुझे काफी खाली खाली लग रहा है, जैसे मैंने अचानक से अपना लक्ष्य खो दिया हो। भले ही मैंने बदला ले लिया हो पर मेरा परिवार वापस नहीं आया। खैर चिंता मत करो, मैं बस थोड़े समय के लिए उदास थी। पर तुम्हारे साथ क्या है, क्या तुम ठीक हो, तुम 8 गॉड में से एक एबिलिटी यूजर हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। मारू कहता है ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहता। मैंने सुना है जिन्हें 8 गॉड्स की पावर मिलती है आखिर में उनका दिमाग खराब हो जाता है। तभी वहाँ रेड आ जाता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखूंगा, भले ही मुझे तुम्हें पीटना पड़े। जो सुन के मारू हैरान हो जाता है। रेड कहता है लेकिन हमें एक बात की और चिंता करनी चाहिए, हमने हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में क्या देखा। जिसके बाद हम कुछ दिन पहले हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं जहाँ एक राक्षस ट्यूब में जंजीरों से बंधा होता है। चीफ कहती है ये वो जगह है जिसे डायरेक्टर चोनाल्डो नहीं स्पेस राक्षस छिपा रहा था, दूसरे किसी चीफ को इसके बारे में नहीं पता है। लीडर कहता आखिर उसने इसे क्यों छुपाया, किस तरह का राक्षस है। चीफ कहती है मुझे नहीं पता, स्पेस राक्षस ने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जब कभी भी हम इसे एबिस में जाने देंगे वो मानवता का अंत होगा। जिसके बाद हम दोबारा उन तीनों को देखते हैं जो कि काफी सीरियस हो जाते हैं। तभी लीडर उन्हें आके बुला लेता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो और अंदर आ जाओ वरना हम सब कुछ खत्म कर देंगे। मारू सोचता है चलो ठीक है अभी इसकी चिंता नहीं कहते, और वो लोग भी उन सभी के साथ मिलकर पार्टी करने लगते हैं। कभी कभी आराम करना ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा होने वाला है। पर तभी हम एक बिल्डिंग के ऊपर पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं जिससे एक समुराय जैसा राक्षस बाहर आता है। तो अब नरसंहार का समय है।